So, good evening, students. We are here again with the part 12 part of NCERT class 10th lesson number 1 of history. Now we are discussing about Greek War of Independence. अब हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. An event that mobilized nationalist feelings. Okay, एक ऐसा इवेंट जिसने राष्ट्रीय भावना को, नेशनल फीलिंग मतलब राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया. Among the educated elite group across all over the Europe was Greek War of Independence. और यही था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी कि एक ऐसा इवेंट मतलब कार्यक्रम, प्रोग्राम जिसको आप कह सकते हो, उसने संगठित किया, बढ़ावा दिया, एकत्रित किया राष्ट्रीय भावनाओं, नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावनाएं. किसके बीच अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस ऑल ओवर यूरोप. और यही क्या था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस? इट इज एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Greek War of Independence. Greece had been part of Ottoman Empire since 20th century. So now one more question. ग्रीस किसका पार्ट था 15वीं शताब्दी से? ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले ग्रीस किस साम्राज्य या किस एम्पायर का पार्ट था? तो वो एम्पायर था ओटोमन एम्पायर का पार्ट था वो. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821. Growth of revolution मतलब क्रांतिकारी भावना, जो क्रांतिकारी देशभक्ति की भावना है, क्रांतिकारी देशत्व की भावना है, वो यूरोप में स्पार्क मतलब चिंगारी की तरह भड़की. किसके स्ट्रगल के लिए? इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए. भड़का था शोला तो आग कहीं जली होगी. भड़का था शोला तो आग कहीं जली होगी. कभी तो वीरों में गुलामी को मिटाने की ख्वाहिश पली होगी. उन शहीदों की याद में आंख भर आती है मेरी. मेरी पलकों से गिरी बूंद उनके लिए श्रद्धांजलि होगी. मेरी पलकों से गिरी बूंद उनके लिए श्रद्धांजलि होगी. सॉरी स्टूडेंट्स, भावनाओं में बह गया था. मगर ये चीज भड़का था शोला मतलब यूरोप स्पार्क्ड ऑफ, एक चिंगारी भड़की थी. तभी तो वीरों में गुलामी को मिटाने की ख्वाहिश पली होगी. स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट ग्रीक्स बिगन. कब पली वो ख्वाहिश? 1821 के अंदर पली. ओके, याद रखना ये चीज. नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल. अब जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, देशभक्तों को, ग्रीस के देशभक्तों को एक और सपोर्ट मिल गया. कहां से? जो लोग जाइल यानी कि काल कोठरी में जी रहे थे. एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्टर्न यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीस कल्चर. और कुछ पश्चिमी यूरोपियंस थे जो सहानुभूति रखते थे प्राचीन ग्रीक कल्चर से, प्राचीन ग्रीक संस्कृति से. तो उनसे भी इन लोगों को क्या मिला? साथ मिला, नेशनलिस्ट को, देशभक्तों को, राष्ट्रीय भावना रखने वाले तत्वों को. पोइट्स, आर्टिस्ट lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized people opinion to support its struggle against a Muslim empire. कि पोइट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greece the cradle. lauded का मतलब होता है सराहना करना,
एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि यूरोप की सभ्यता को संभालने, उसको पालने के लिए कवियों और कलाकारों ने उनको सराहा। ठीक है, और मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उनको एकजुट किया, उनकी राय जुटाई। नाउ द इंग्लिश पोइट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स। अब इंग्लिश पोइट जो थे लॉर्ड ब्रायन, अब ये जो ओटोमन एम्पायर था ना, अब आप सोचोगे कि मुस्लिम कहाँ से आ गए, ये जो ओटोमन एम्पायर था ये मुस्लिम एम्पायर था, याद रखना। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, उसके खिलाफ ये रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, जंग शुरू हुई थी। कवि लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर। उन्होंने पैसा जुटाया, धन जुटाया, उसके बाद वो वॉर में भाग लिया, उन्होंने लड़ाई की और उनकी मृत्यु हो गई। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, बुखार के कारण 1824 में उनकी डेथ हो गई। किनकी? लॉर्ड ब्रायन की, याद रखना स्टूडेंट्स। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वाह, याद रखिएगा, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized Greece as an independent nation। तो यहाँ पे आजादी मिल चुकी थी। ठीक है, फाइनली कौन सी ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी? 1832 में। क्या हुआ था इससे? ग्रीस को आजादी मिली थी। From which treaty Greece as an independent nation? Greece was an independent nation. The Treaty of Constantinople. आपसे पूछा जाएगा from which treaty Greece as an emerged as an independent nation? The Treaty of Constantinople in 1832. So this was the Greek War of Independence against ओटोमन एम्पायर ऑफ मुस्लिम्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट स्लाइड की। रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच शाउट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, एक कल्चरल मतलब सांस्कृतिक आंदोलन जो बोलता है क्या? विकास के साथ, किसके लिए? राष्ट्रीय भावना को लिए हुए। ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं को लिए हुए एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जो पूरे यूरोप को देखना चाहता था। रोमांटिसिज्म का मतलब खुशी खुशी आंदोलन करना, अपनी मस्ती में आंदोलन करना। ठीक है, ये था रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म आपको समझ आ गया होगा, एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट विच शाउट, शाउट मतलब शोर शराबा, किसके लिए? डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म, एक प्रॉपर नेशनलिस्ट जो भावना है, राष्ट्र की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, उसको अपने अंदर रखो, अपनी रगों में रखो, ये बात रोमांटिसिज्म बोलता था। ओके स्टूडेंट्स, so now we are going for the next slide. रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग, ये थे रोमांटिक इमेजिनेशन जिसको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं, और नेशनल फीलिंग राष्ट्रीयता की भावना या नेशनल सेंटीमेंट। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ऑफ आइडिया ऑफ नेशन। यस ऑफ कोर्स, आपकी जो संस्कृति है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपके राष्ट्र को बनने में। आर्ट एंड पोइट्री, आपकी कला और आपकी पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प्ड इन एक्सप्रेसिंग द शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इस तरीके का रोमांटिसिज्म कि नसों नसों में आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएं, इस तरीके की राष्ट्रीय फीलिंग चाहते थे वो। उम्मीद है आपको। तो हाव भाव मतलब पूरी की पूरी तन मन धन से देश को अपने आप को समर्पित कर देना, इट्स रोमांटिक इमेजिनेशन। सो दिस इज द
part 11. Now further discussion we will take part 12.